थ्योरम है 11.8.1। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई इन्फिनिट डायमेंशनल नॉन स्पेस है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड हो लेकिन कम्पैक्ट ना हो। लेकिन फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेसिस के केस में ये थ्योरम हमें बताता है कि अगर कोई आपके पास सबसेट है वो क्लोज्ड फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस का कोई सेट अगर क्लोज्ड और बाउंडेड है तो फिर वो आपके पास लाजमी कम्पैक्ट भी होगा। देन M is compact if and only if M is closed and bounded। अगर सेट कम्पैक्ट है तो वो लाजमी क्लोज्ड और बाउंडेड होगा, और अगर सेट जो है कन्वर्सली क्लोज्ड और बाउंडेड होगा तो वो कम्पैक्ट भी लाजमी होगा। इस थ्योरम का जो हमने काउंटर एग्जांपल है इन्फिनिट डायमेंशनल नॉन स्पेस के केस में वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इफ़ M इज़ कम्पैक्ट, अगर M जो है कम्पैक्ट सेट है, हम M को कम्पैक्ट ले लेते हैं, देन N which is normed space is also a metric space, वो metric space भी होगी। एंड इन थ्योरम 9.2.10 every compact set is closed and bounded। ठीक है जी, अगर कोई सेट है आपके पास कम्पैक्ट है और हम जानते हैं कि हर नॉन स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है, और मीट्रिक स्पेस में ये थ्योरम रेफरेंस है, हमें बताता है कि हम मीट्रिक स्पेस के अंदर हर कम्पैक्ट सेट जो है वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। तो कन्वर्स पार्ट हम करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट M इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। M जो है हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड है, ठीक है जी। और ये किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस N, ठीक है जी। अब N फाइनाइट डायमेंशनल है तो लेट V इज़ इक्वल टू E1 E2, ये उसकी बेसिस हैं, बेसिस ऑफ N की बेसिस है। अब हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? टू शो M इज़ कम्पैक्ट, M को कम्पैक्ट शो करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये कब कम्पैक्ट होगा? जब हम इसमें से एक सीक्वेंस लेंगे और उस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर देगा, तब M जो है कम्पैक्ट होगा, ठीक है जी। कंसीडर एनी सीक्वेंस एक्स M इन M में से एक सीक्वेंस ले लें, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू शो XM हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो फिर हमें शो करना होगा कि XM के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तभी M जो है वो आपके पास कम्पैक्ट होगा। अब ये सीक्वेंस हमने लिया है, तो ये जो XM हैं ये आपके पास N की भी एंट्रीज़ हैं, तो ये जो XM हैं
ये बेस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन के बराबर लिखी जा सकती है, सच दैट कि ये एक्सप्रेशन यूनिक होता है। आपने इसके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख लिया है, ठीक है जी। सिंस m इज़ बाउंडेड, ये हमें गिवन है कि m बाउंडेड है, तो वो हमें फिर क्या कहता है, वो हमें कहता है कि अगर आप उसमें से कोई सीक्वेंस लेते हैं तो वही बाउंडेड होगा। दैट दी सेट, जब आप सीक्वेंस को सेट में लिखेंगे तो ये सेट भी आपके पास बाउंडेड होगा, आल्सो बाउंडेड। क्यों बाउंडेड होगा? क्योंकि ये m का सबसेट है। उसके अंदर से सीक्वेंस लिया है ना आपने, XM में से सीक्वेंस लिया है ना, जब आप सीक्वेंस को सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो m का सबसेट होगा। अब m बाउंडेड है तो उसका सबसेट भी बाउंडेड होगा। ये भी हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं उनका जो नाम है वो एक ख़ास रियल नंबर से लेस है, ठीक है जी, एक ख़ास रियल नंबर से लेस है। अब आप लिख सकते हैं k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एम का नाम, और एक्स एम इसके इक्वल है नाम समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 to aim ei का नाम। अब ei क्या है? बेस के एलिमेंट हैं। बेस के एलिमेंट्स हैं तो लीनियरली आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन का नाम है। तो फिर हमें वो लेमा क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट स्केलर नॉन नेगेटिव स्केलर c सच दैट कि ये जो आपके पास नाम है दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू c टाइम्स समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n aim का मॉड। ठीक है जी। इसका मतलब है कि इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है। k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n aim का मॉड। दरम्यान में से ये स्किप कर दिया, ये और ये। यहाँ से समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n aim का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू k ओवर c को इस तरफ ले गए। अब ये जो है नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम इससे लेस है, तो फिर वो सारी टर्म्स भी आपके पास ये सम से लेस होंगी, और ये सम दिस इज़ लेस देन इक्वल टू k बाय c, ये k बाय c से लेस होगा। तो इसका मतलब है सो दैट फॉर ईच आई की हर वैल्यू के लिए दी सीक्वेंस AMI, ये जो सीक्वेंस है आपके पास वो बाउंडेड हो गया है, इज़ बाउंडेड। कैसे पता चला? ये जो AMI का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू k बाई c है, इससे पता चला कि स्केलर्स का जो आपके पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो गया। अब मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ कि ये किस किस्म के स्केलर्स हैं। x1 ले लें आप, x1 ने किस फॉर्म में होना है? a11 e1 a12 e2, जैसे कल आपको बना के दिखाया है an1 en। इधर सॉरी 1 है और इधर n है। x2 a21 e1 a22 e2
और A2N EN, X3 A31 E1। ये आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं और वो फर्दर जो है इस तरह से हैं A3N EN। तो ये पहले जो आपके पास एंट्रीज़ का सीक्वेंस है वो ये इनक्वालिटी हमें बताती है कि वो बाउंडेड है। दूसरे स्केलर्स का जो सीक्वेंस है वो भी हमारे पास फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई को अगर 1 पुट करेंगे तो ये इन स्केलर्स का सीक्वेंस बन जाएगा। m वेरी करता रहेगा, m जो है वो वेरी कर रहा है। i इज़ इक्वल टू 2 A1 2 A2 2 और A3 2, ये इन स्केलर्स का सीक्वेंस बन जाएगा और वो ये इनक्वालिटी कहती है कि वो बाउंडेड है। तो इस तरह से आपके पास n सीक्वेंस आ गए जो कि आपके पास बाउंडेड है। ठीक है जी। तो रियल एनालिसिस में बोल्ज़ानो थ्योरम पढ़ा हुआ है अपने, बोल्ज़ानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम। वो हमें कहता है कि ऐसा सीक्वेंस जो कि बाउंडेड हो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। अब बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। वो हमें कहता है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस AMJ AI, ये जो है आपके पास इसका सब सीक्वेंस है। ठीक है जी, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। बोल्ज़ानो थ्योरम कहता है फिर इस बाउंडेड सीक्वेंस के पास लाजमी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। ठीक है जी, इसका भी एक सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो कि कन्वर्जेंट होगा। इसका भी एक सब सीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। इसका भी एक सब सीक्वेंस होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। सपोज करें कि उनकी जो लिमिट्स हैं A1 A2 और AN, इन सीक्वेंस की लिमिट्स नहीं, इनके सब सीक्वेंस की। इसका भी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि कन्वर्जेंट होगा और उसकी लिमिट A1 होगी। इन स्केलर्स का भी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि कन्वर्जेंट होगा और उसकी जो है आपके पास लिमिट जो है वो A2 होगी। ठीक है जी। अब इन सारी लिमिट्स को इकट्ठा कर लें और इसके साथ बेस के वेक्टर्स की मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और इसका नाम रख दें आप X। ठीक है जी। तो अब ये जो सब सीक्वेंस है ना स्केलर्स का, इसकी मदद से हम इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बनाएंगे और शो करेंगे कि वो इसको कन्वर्ज करता है। अब हमने कहा कि ये सब सीक्वेंस जो हैं हमारे पास AMJ जो हैं, AMJ और इधर I है, ये कन्वर्जेंट हैं AI को। तो इनके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन फिर क्या है हमारे पास, AMJ I माइनस AI अप्रोचेस टू 0 एज MJ कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी। ये इनके कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन है। अब हम XMJ लेते हैं, सब सीक्वेंस ऑफ XM का एक सब सीक्वेंस लेने लगे हैं। ये XMJ जो है ये किस तरह का होगा, समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to N AMJ AI EI, ये आपके पास इसका सब सीक्वेंस है XM का। और हमने शो करना ये XMJ जो है इस X को जो है वो कन्वर्ज करता है। XMJ माइनस X का नाम समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to N AMJ I, इसकी वैल्यू माइनस AI EI का नाम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करके लिखे तो समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to N AI EI। ठीक है जी। और लेट
सिंस ये AMJI कन्वर्जेस टू AI, इसको पहले अलग करके लिख देते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन I वेज फ्रॉम 1 to n AMJ माइनस AI का मॉड इंटू EI का नाम, ये आपके पास 0 कन्वर्ज कर रहा है। एज MJ अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 0 को अप्रोच करेगा। ये सारा 0 को अप्रोच कर जाएगा तो XMJ X को कन्वर्ज कर जाएगा। XMJ माइनस X का नाम अप्रोचेस टू 0, तो XMJ कन्वर्जेस टू X। अब ये किसका सब सीक्वेंस था? सब सीक्वेंस ऑफ XM, और XM किसका सीक्वेंस था? ये हमने सीक्वेंस लिया था इन M में से सीक्वेंस है। अब M का सीक्वेंस है और उसका सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया है। सो XM हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस XMJ, सो M इज़ कम्पैक्ट। हमने शो कर दिया कि MJ हमारे पास कम्पैक्ट है। ठीक है जी। ठीक है जी। और ये जो X है, ये जो लिमिट है, ये भी M को बिलोंग करेगी। क्यों M को बिलोंग करेगी? क्योंकि M क्लोज्ड सेट है, और क्लोज सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर कोई सीक्वेंस जो है आप लें और वो कन्वर्ज करे तो जो लिमिट है वो उसी सेट को, उसी क्लोज सेट को बिलोंग करती है। तो ये रिजल्ट मैंने पहले भी आपको पीछे लिखाया हुआ है। तो चूँकि M क्लोज सेट है और उसका सीक्वेंस है किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट भी फिर M को बिलोंग करेगा। तो इस तरह M के अंदर से आपने एक सीक्वेंस दिया और शो करवा दिया कि उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है जो कि M के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। सो M इज़ अ कम्पैक्ट स्पेस।